नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। अब से थोड़ी देर पहले जब हम लोग संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे तो मैंने जापान के प्रधानमंत्री का जिक्र किया। अभी जस्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शिव जी, तो एक बड़ी अपडेट आ गई है। और वो बड़ी अपडेट क्या है कि जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगोरी साहब ने, मैंने कहा था इस्तीफा देने वाले हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और खबर क्या आ रही है, खबर ध्यान से देखिएगा। जापान में जो बड़ी हार मिली उनकी पार्टी को, पहला कारण। और दूसरा कारण कि अमेरिका ने, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जापान पर 15% टैरिफ लगा दिया। और इससे जो हालात बने, उन हालातों में जापान फंसता हुआ नजर आ रहा था। तो इन दोनों चीजों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब अब मैं आप जरा ये सवाल दर्शकों, इसमें कर देंगे कि भारत में 50% टैरिफ हो रहा है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। नहीं मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि 15% टैरिफ, यहाँ 50% टैरिफ। मई के बाद जबान नहीं खुली और कुछ तारीफ उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत कूद पड़े टैग करके ट्वीट करते हुए। अब दर्शक सोच ले कि क्या कैसे हैं। और दूसरी बात, जो उन्होंने लगातार मिल रही हार का भी जिक्र उसमें किया कि उनकी पार्टी को लगातार हार मिल रही थी। यहाँ 303 सांसदों के साथ चुनावी मैदान में गए थे, 400, अब की बार 400 पार का नारा दिया था। जनता ने कहा 400 ना भाई ना, 350 ना भाई ना, नहीं नहीं, 300 ना भाई ना, 250 ना भाई ना, 240 पर लाकर पटक दिया। और उस 240 में भी कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं। बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट का आंकड़ा राहुल गांधी ने सामने रख ही दिया। कई अन्य लोकसभा सीटों का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री से मिले, और जो दावा करते हैं कि जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, काश जापान से राजनीतिक नैतिकता की सीख भी ले पाते। बस इतना ही कहूंगा। बाकी हम आज के एजेंडे पर आते हैं, क्योंकि 42 घंटे बाद कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर राहुल गांधी ने अपने पत्ते ढंग से सही तरीके से सेट कर दिए तो देश की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री साहब तो आज ही पीछे बैठ गए हैं सांसदों की कार्यशाला में, जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब ट्रेनिंग दी जा रही थी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, भैया गलत सलत वोट मत कर देना। तो नेता थे वो, उनको तो आगे बैठना चाहिए था, तो वो आज ही पीछे बैठ गए। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि अगर सही तरीके से उन्होंने राजनीतिक गोटियां सेट करी तो 42 घंटे बाद ही इस देश की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक खेले की शुरुआत हो जाएगी शिव जी। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत आप करेंगे। दर्शकों से कहूंगा कि हमारे साथ कुछ मिनट बने रहिएगा, क्योंकि हम एक एक करके तथ्यों के साथ जानकारी आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। पाठक जी, एक गाना था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। जापान गए, जापान को ले गए। इससे पहले भी कई बार जहां जहां गए, वहां वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपदस्थ होते रहे हैं। ये कोई नया किस्सा नहीं है। वो समझदार प्रधानमंत्री थे, उन्हें देश की फिक्र थी, उन्हें अपने देश के जनमानस की फिक्र थी, और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। या तो फिक्र होती ही नहीं है, मणिपुर जलता रहा, कोई फिक्र नहीं, पूरा देश बाढ़ की चपेट में है। कल कुछ विजुअल्स आए, उन्हें देखकर हैरान थे लोग, गृहमंत्री के। मुद्दा यह है कि अब 48 घंटे बाद राहुल गांधी क्या करेंगे। उनके वीडियो, उनके फुटेज, उनके पिक्चर वायरल हो रहे हैं कि वो अमुक देश चले गए, अमुक जगह चले गए हैं। लेकिन इस दौरान नहीं, यहाँ भी 48 शिव जी, शिव जी, शिव जी, एक छोटी सी चीज में कहूंगा, एक छोटी सी चीज में कहूंगा। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का आईटी सेल है, उसने लोकसभा में विपक्ष के नेता, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जान की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का फैसला कर लिया है क्या? विपक्ष के नेता संवैधानिक पद पर है, जहां जाते हैं सरकार को जानकारी होती है। भाई पासपोर्ट वीजा ये सारी फॉर्मेलिटी होती है ना, एयरपोर्ट से जाते हैं, एयरपोर्ट पर जानकारी होती है, सुरक्षा मिली हुई है उनको। क्या जरूरत है कि वो कहीं भी छुट्टी मनाने जा रहे हैं, एक आम आदमी की तरह वो स्कूटी पे घूम रहे हैं, एक आम पर्यटक की तरह घूम रहे हैं, आप उनका फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। कोई सुरक्षा बड़ा के सवाल है तामझाम के ये साथ, ये आपका बड़ा ये गंभीर सवाल है, और इस पर सुरक्षा के तामझाम के साथ तो नहीं गए ना।
अलग से स्कूटी पर अकेले घूम रहे हैं ना, आप उनकी फोटो डालकर क्या उनकी जान की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हो? मतलब आप सत्तारूढ़ में हो, सरकार चला रहे हो, आईटी सेल के हेड हो, तो कुछ भी कहीं भी आप करते रहोगे, कुछ भी कहीं भी आप कहते रहोगे। ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को और जेपी नड्डा साहब से कहूँगा नहीं मैं, वो कर नहीं पाएँगे। प्रधानमंत्री को और अमित शाह को तुरंत तुरंत अमित मालवीय को आईटी सेल के मुखिया के पद से हटा देना चाहिए। ऐसी हरकतें ये चीप हरकतें होती हैं, चीप हरकतें होती हैं। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। ये आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया उठाया है कि मेरे देश के नेता प्रतिपक्ष जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं, इमरजेंसी के लिए उनका शैडो मंत्रिमंडल भी होता है, उस व्यक्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ है। अभी बिहार में भी खिलवाड़ हुई, उनके वाहन तक बच्चे पहुंचे, उनके वाहन के पास काले झंडे वाले पहुंचे, उन्होंने उनसे भी बातचीत की। चलिए ठीक है, लेकिन अब वक्त आ गया है 9 सितंबर का, और मोदी जी तो 9 सितंबर से पहले ही जाकर पीछे की रो में बैठ गए। क्या इससे भारतीयों की सिंपैथी बटोरने का खेल चालू हो गया? डिनर पार्टी अब होगी नहीं। सांसदों के जो निमंत्रण पत्र थे वो धरे के धरे रह गए। जैसे कि अपने देहात में एक कहावत होती है, हमारे क्षेत्र में कहा जाता है कि कदुआ फटा फटाया रह गया, आंगन लिपा लिपाया रह गया, अब दावत नहीं मिलेगी। मतलब काशी फल आया था दावत के लिए, वो फट गया था, लेकिन अब बनेगा नहीं। क्या क्या कहा जाए, कितनी मिसालें इनके सामने प्रस्तुत की जाएं? शिव जी उन मिसा सांसदों का मिसा उन सांसदों का अब क्या होगा पाठक जी, जो कुर्ता पजामा सिलवा लिए होंगे 8 तारीख को? नहीं, अब इसमें 2 चीज़ें कहूँगा। थोड़ा-सा ये दर्शकों से 2 चीज़ों की जानकारी मैं दे दूँ। एक चीज़ तो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। अभी 1 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के ऑफ़िस ने पोस्ट किया है। जोधपुर की बैठक से संदेशा गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के प्रोग्राम को कैंसल कर दिया और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया गया है। और क्या ट्वीट किया है ज़रा मैं बता दूँ, एक तस्वीर ट्वीट की गई है, उसमें लिखा गया है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी फिर से जिक्र कर रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी कुशीनगर के पूर्व जिला प्रभारी श्री राम आधार राजभर जी ने शिष्टाचार भेंट की। तो जिस हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया गया, इस तरह की बातें कही जा रही थी, अब उनके पूर्व पदाधिकारियों से योगी आदित्यनाथ जी ने मुलाकात करना शुरू कर दिया है। अब ये बीजेपी आलाकमान सोच ले या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोच ले कि उनको क्या करना है। और दूसरी बात, बिहार में विधानसभा चुनाव है, बाढ़ का जिक्र करके कल की डिनर पार्टी कैंसिल कर दी। आपने अभी एक गाना सुनाया, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। बॉलीवुड में अब मेरे पिया रंगून गए या पिया विदेश चले गए, इस तरह के गाने बंद हो गए। लेकिन बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी इस तरह के गाने बंद रहे। और ये सवाल इस बार के चुनाव में उठ रहा है। गुजरात जाओगे तो फैक्ट्री का ऐलान करोगे, बिहार जाओगे तो सिर्फ ट्रेन का ऐलान करोगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री, बड़े-बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री से बैठकर एक अदद ट्रेन की माँग कर रहे हैं। क्यों? ताकि बिहारी वहाँ से पलायन कर सके, पलायन की गति तेज हो सके। ये बिहार का दुर्भाग्य है। बॉलीवुड में मेरे पिया गए रंगून का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में आज भी मेरे पिया गए प्रदेश वाला जो कल्चर है वो जारी है। एक बड़ा सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो रहा है। और अब आते हैं, कल कहा गया बाढ़ का हवाला देकर कि रद्द कर दिया। कल हमने एक शो किया था। हमने बताया कि भैया बाढ़ का हवाला देकर आप रद्द तो कर रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि हमारे सांसद सेवा कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली के सांसद क्या कर रहे हैं? हरियाणा के सांसद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं? उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था, वो भक्त लोग आ जाते हैं ना, उन्होंने कहा बताइए पंजाब में बीजेपी के कितने सांसद हैं? अरे भैया, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके, पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बेअंत सिंह, स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते, वो कहीं से भी सांसद हो, राज्यसभा भेजा गया, पंजाब के नहीं है क्या वो? ये भक्त बड़ा अजीब-अजीब से तर्क देते हैं। अब 42 घंटे बाद क्या बड़ा नहीं, होने वाला है? वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो सदन में जब कुछ राहुल गांधी कहें तो वो उन पर झपट्टा मारे, वो इसके लिए नहीं है कि वहां बाढ़ देखें। नहीं, राहुल गांधी को बचाते हुए भी नज़र आ रहे थे बेचारे बचाया बाद में उनसे पूछा कि आप बीजेपी क्यों चले गए? तो कह गए यार मेरा कांग्रेस की तरफ से चिल्लाते-चिल्लाते गला सूख गया।
तो अब बेअंत अच्छा, सिंह जैसे नेता के बेटे जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी शहादत दे दी, अगर वो ये कहे कि मेरा चिल्लाते-चिल्लाते गला जो है वो बैठ गया था, फिर 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ता, तो मैंने कहा चलो बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी ने उनका सम्मान किया, मंत्री बना दिया है उनको, अब मंत्री बना दिया है तो क्या करें, कैसे करें? हालाँकि पंजाब की जनता ने उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया था, पंजाब की जनता ने उन्हें हरा दिया था लोकसभा का चुनाव। खैर, आज के मुद्दे पर आते हैं, 42 घंटे बाद एक बड़ी परीक्षा, 9 सितंबर सुबह 10 बजे वो कमरा खुलेगा। कमरा तो पहले खुल जाएगा, 10 बजे से सांसदों की एंट्री शुरू होगी। सांसद जाएँगे, चुनाव अधिकारी के पास जाएँगे, एक जगह से वो बैलेट पेपर लेंगे, एक जगह से वो पेन लेंगे, 2 नाम उनके सामने होंगे, दोनों में से किसी एक पर टिक लगाएँगे और बड़े आराम से उसको मोड़ करके, तय करके वो बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। आज उसकी ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे बैठे हुए नज़र आए। पता नहीं सब उनके सबसे पीछे बैठने से देश का क्या विकास हो गया, लेकिन भक्त लोग कूद जाते हैं, वो सब चीज़ें कहते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस की गोटियाँ अगर सेट हो जाती है 42 घंटे बाद, अगर एनडीए गठबंधन में दो फाड़ हो जाता है और आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व पदाधिकारी से मुलाकात करके संदेशा दे दिया, अगर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोकसभा और राज्यसभा सांसद थोड़े से चिटक जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की अंतरात्मा जाग जाती है, नीतीश कुमार के सांसदों की अंतरात्मा जाग जाती है, एकनाथ शिंदे के सांसदों की अंतरात्मा जाग जाए कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना के फिर अपमानित करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। चिराग पासवान की अगर अंतरात्मा, मैं उनके सांसदों की नहीं कहूंगा, चिराग पासवान की अगर अंतरात्मा जाग जाए कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उनके पिताजी के घर से उनको बाहर निकाल दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया, अगर वो सब कुछ याद आ जाएगा और इसके साथ ही अजीत पवार, अभी हाल ही में उनकी एक बहस हुई है आईपीएस अधिकारी के साथ। जयंत चौधरी अगर उनको उनको याद आ जाएगा, अपने दादाजी चौधरी चरण सिंह की याद आ जाएगी, अपने पिताजी अजीत सिंह की याद आ जाएगी। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे जो लाठियाँ बरसी थी, इससे थोड़ी-सी हल्की पतली लाठियाँ जो है उन पे भी बरसाई थी यूपी की पुलिस ने। तो अगर वो लाठियाँ याद आ जाएगी तो फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला हो जाएगा और लोकसभा के चुनाव में 303 से 240 को ऐतिहासिक जीत तो बता के नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा लिए थे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेला हो जाएगा शिव जी, तो फिर जापान के प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर चले गए हैं, उसी बनते रास्ते देर पर नहीं उनको लगेगी। भी आप ये कहना उसी चाह रहे हो कि रास्ते पे जापान एक का तरह से चले प्रधानमंत्री जाएँगे। बनते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन पाठक जी सवाल ये है कि ये चुनाव उस मोड़ पर खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री को नायडू के बेटे से मुलाकात करनी पड़ी। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू होंगे और राहुल गांधी का क्या यही बड़ा धमाका होगा या कुछ और है? क्योंकि बीजेपी आईटी सेल तो ये कह रहा है कि वो हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और जन कौन-कौन से बम फोड़ रहे थे और वो थक गए बिहार से तो भाग गए विदेश। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 48 घंटे बाद फिर बड़ा धमाका होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री जो बड़ा अच्छा भाषण दिया उन्होंने बिहार को लेके, जो उनकी माताजी का अपमान हो गया, तो भाषण तैयार कब हुआ था? वो तो जापान और चीन चले गए थे। तो ये सब सवाल अपने आप में बड़े बेतुके होते हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उनके कास्ट, धर्म को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की लंबी फ़हरिस्त है कि उन्होंने कौन-सी जाति और धर्म की लड़की से शादी की। आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर उँगली उठाएँगे ना, 3 उँगलियाँ आपकी तरफ। तो ये कहना कि विदेश चले गए हैं, ये कहना कि भाग गए हैं, विदेश तो प्रधानमंत्री भी जाते हैं, उनसे ज़्यादा जाते हैं अगर दोनों की तुलना कर ली जाए। लेकिन ये जो धमाका है, ये प्रधानमंत्री पद तो सेकेंडरी चीज़ आएगी, दूसरे नंबर का स्टेज वाइज़ आएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से अगर धमाके की शुरुआत हो जाती है, ये दिल्ली में जो भी कहा जाए शिव जी, लेकिन आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत नहीं, चर्चा नहीं, है कि यहाँ एक और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बीजेड के नेता न नवीन पटनायक ने राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बातचीत नहीं की और उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को आश्वासन दे दिया है। अगर वो 7 सांसद इधर जुड़ते हैं, यहाँ तो एक-एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपने कहा कि जयंत चौधरी को वो यूपी पुलिस की मार याद आ जाए हाथरस की, वोट देते वक़्त भी याद आ गई, तो वोट तो चला जाएगा।
अगर चिराग पासवान को अपने पिता की टूटी हुई तस्वीर नजर आ जाए, चौराहे पे फेंक दी गई थी, किसी की आत्मा जागे न जागे, उनकी तो जाग सकती है। और भी बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव बड़ा संशयपूर्ण हो गया है। ना तो बिल्कुल शिव जी, जैसा कि आपने कहा कि संशयपूर्ण हो गया है, और ये संशयपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेताओं के मनों में कई तरह की दुविधा है, और उस दुविधा ने उपराष्ट्रपति चुनाव को बहुत ज्यादा संशयपूर्ण बना दिया है। और जैसा कि मैं कह रहा था, दिल्ली दरबार में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन शिवजी हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि राज्य को एक दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद आंध्र प्रदेश से एक दूसरे नेता देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इस बात की चर्चा जो है आंध्र प्रदेश के राजनीतिक हलकों में ही नहीं हो रही है। आंध्र प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा राज्य है, और देश के तमाम बड़े दिग्गज उद्योगपति हैं, वो आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं। उद्योगपतियों के गलियारों में भी, बिजनेस गलियारों में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो एकदम से नहीं बनेंगे, उसकी शुरुआत जो होगी उपराष्ट्रपति चुनाव से होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को राधाकृष्णन साहब अगर हरा देती है विपक्षी गठबंधन चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से, अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से, तो उसके बाद मोदी साहब की विदाई होनी तय है। वो खुद से इस्तीफा नहीं देंगे, मैं जानता हूं, आप भी इस बात को जानते हैं। वो उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को भी लोकतंत्र की और अपनी बड़ी जीत बताते हुए, हो सकता है भाजपा मुख्यालय जाकर जश्न मनाते हुए नजर आए कि देखो लोकतंत्र जीत गया है। और फिर भाजपा इस बात को ऐसे कहेगी कि देखो, हम ना कहते थे कि हम स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं, विपक्ष का उम्मीदवार जीत गया, हमने कोई गड़बड़ी की क्या? अभी रवि किशन बोल रहे थे कि अरे जीतना होता तो सारा जीत लेते, 240 ही क्यों जीतते? अरे भैया, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो रहा है, ईवीएम से नहीं हो रहा है। और अच्छा, उसकी मतदाता सूची भी फिक्स है, उसमें कोई एसआईआर नहीं चला सकते आप कि नाम काट दिए जाए। उसमें विशुद्ध रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है, देखिए यूरिया को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ। अरे वो अखिलेश यादव ने रायता फैला दिया है। उन्होंने कहा उस पर डीएपी लिखा है और डीएपी का उल्टा करो तो पीडीए हो जाता है, और पीडीए का प्रचार ना हो जाए इसलिए सरकार ने डीएपी की कमी पैदा कर दी है। बड़ा असमंजस हो गया उत्तर प्रदेश में आज। वो उनका कटाक्ष है। लेकिन इस हालत में देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सीधे-सीधे निर्देश दे दिया है कि किसी भी किसान को अगर यूरिया मिलने की दिक्कत होगी तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद बिक्री केंद्रों और गोदामों पर सीधे-सीधे कहा गया कि आप इस तरह से वितरित कीजिए कि लंबी-लंबी लाइन नहीं लगे, और तमाम किसानों को कह दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूरिया की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में 77,000 टन खाद्य उपलब्ध है। और जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक, अब देखिए जब नेता बड़ा बनता है तो किस तरह की तैयारी करता है। उन्होंने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस बैठक की, और उसमें सीधे-सीधे कह दिया कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिला माफ कीजिएगा, जिला कलेक्टर जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो सही तरीके से वितरित हो खादों का, उर्वरकों का। और जो पुलिस कप्तान साहब है वो सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। और ये कहना, और सिर्फ इतना ही नहीं, काकीनाडा बंदरगाह से जो है रविवार को यानी आज जो है 15,000 टन खाद और पहुंच रहा है, और अगले 10 दिनों में 41,000 टन और ज्यादा मिलेगा। बापटाला, कृष्णा और कडप्पा जिलों में जो खाद्य की कमी बताई जा रही थी, खादों की कमी बताई जा रही थी, उनको दूर करने की बात कही जा रही है। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू साहब है, यूपी में पूछ लीजिए तो कहेंगे नहीं नहीं, महाराज जी को बदनाम करने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ कहीं कोई उर्वरक और खाद की कमी होगी। कमी को स्वीकार करके अगर आप सही तरीके से काम करने का निर्देश देते हो तो ये एक विजनरी नेता की निशानी होती है, एक दूरदर्शी नेता की निशानी होती है। और जब आप अपने राज्य की जनता को सेटिस्फाइड और संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो आप प्रधानमंत्री के घर पर कैसे नजर बनाए रखो। अच्छा, नहीं यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प चीज बता दूं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा, बड़ा वायरल हो रखा है उनका बयान, कि जिला अध्यक्ष जो है वो थानों के और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना बंद कर दे, इसी तरह का कुछ बयान। लोगों की समस्याएं लोगों की समस्याएं हल करने के लिए विधायक और सांसद तो है।
भैया 2 चीज़ें विधायक और सांसद तो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, जिलाध्यक्ष अगर थाने ना जाकर जिलाध्यक्ष अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तो चुनाव के समय क्या सिर्फ़ विधायक और सांसद को उम्मीदवार ही वोट डालने जाते हैं क्या? माँगने जाते हैं क्या? जिलाध्यक्ष का काम क्या है? वोट माँगना ही तो उसका भी काम है। तो ये योगी जी की कार्यशैली है कि नहीं भाई, जिलाध्यक्षों की नहीं सुनना है, नेताओं की नहीं सुनना है, विधायक सांसद तो बेचारे वैसे ही परेशान। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि कोई किसी का विकल्प ना बने। अब आपने अभी बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोग्राम कैंसल किया और हिंदू वाहिनी के लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं बुलाए गए कि आप क्यों नाराज हो? वो नाराजगी की हम समस्या खत्म करते हैं। आप चाहते हो एक आईएएस को हटाना, हम एक आईएएस को हटा देते हैं। आप हमारे परिवार के हो, आप हमारे सहोदर भाई हो, आप नाराज हो गए तो हम कैसे टिकेंगे? एक समाज में संदेश चला जाएगा कि अपना ही परिवार का एक व्यक्ति रूठा-रूठा घूम रहा है। आपके फूफा वाले रिश्ते में कई लोग फँस गए हैं। ओम प्रकाश राजभर रूठे घूम रहे हैं। अब पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाने की पहल हो रही थी, संजय निषाद कह रहे हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनाने की बात हो चुकी है, मुझे बनाया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन उत्तर प्रदेश का? और अखिलेश यादव को लेकर राजभर ने ये कह दिया 47 तक की तो बात छोड़ दो। वो 47 तक का पट्टा करा लाए हैं और नहीं, यहाँ 47 एक तक चीज़ बता दूँ एक चीज़ बता दूँ, उत्तर प्रदेश में या बल्कि मैं पूरे देश में जहाँ तक मैं अगर मैं गलत हूँ तो दर्शक हमारे करेक्ट कर दें, 6-6 महीने के मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी मायावती के साथ मिलकर। तो हो सकता है कि ये आगे चल के ये भी कह दें कि हम हर महीने मुख्यमंत्री बनाएँगे, तो उसमें सबका नंबर आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। मतलब 60 तो बन ही जाएँगे, 60 मुख्यमंत्री बिल्कुल। बन जाएँगे और हर साल 60 मंत्री बदले जाएँगे तो 60 पंजे 300 लगभग 400 लोग पद पे आ जाएँगे। विपक्ष के भी मंत्री बना दिए जाएँगे ताकि कोई विरोध ही नहीं करेगा, झंझट खत्म। तो चलिए फिलहाल हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी अगले कुछ घंटों बाद, जो घंटे हमने आपको बताए हैं, उन घंटों के बाद क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं और उस खुलासे में क्या इस देश की राजनीति में उथल-पुथल मचेगी? क्या 40 घंटे के बाद इस देश में कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा? क्या सांसदों की दावत वास्तव में मारी गई? इसका श्रेय हम संतोष पाठक को देंगे। बार-बार दावत का इतना ज़िक्र किया, इतना किया कि बेचारों की वो पार्टी मारी गई। कल नड्डा जी के यहाँ कैंसल करा दिया, प्रधानमंत्री ये के यहाँ भी कैंसल की चर्चा जोरों-शोरों पर चलने लगी। पहली बार 11 साल में मौका लगा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ डिनर होगा, अपनी बात कह लेंगे। कुछ तो इसी में खुश थे, एक फोटो खिंच जाएगा तो घर एक एल्बम में लगवा लेंगे। लेकिन यहाँ भी किस्मत दगा दे गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ ये नहीं मालूम कि सांसदों की आई है, कि वोटों की आई है, किसकी आई, बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री जी जब फोटोग्राफी करा रहे थे, उसी समय देश के बड़ी घटना घटी थी पुलवामा में। तो फोटो खिंचाने के बाद ही प्रधानमंत्री जी ने उस घटना पर बयान दिया था, यहाँ बाढ़ की वजह से सांसदों की पार्टी रोकी गई है। दर्शक समझ लें, मैं कभी-कभी कुछ बात बता देता हूँ याददाश्त के लिए। अब चूंकि हमें फिर निगाह बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएसएस की खत्म हुई है, उसके बाद आपके सामने आए हैं। अगली खबर फिर देखनी है, अभी तो परसों तक खबरों का यखीरा रहेगा। लेकिन हम शिव जी उन्हीं खबरों को लेके शिव जी, आपने पुरानी बात बता दी तो मैं एक चीज़ का ज़िक्र कर देता हूँ। जेपी नड्डा साहब, बड़े नेता, दिग्गज नेता, बेचारे एक समय में कह चुके थे कि आरएसएस को उनकी ज़रूरत नहीं है। एक ज़माने में वो स्वास्थ्य मंत्री थे, हटा दिए गए, जिस वजह से भी हो, बीजेपी अध्यक्ष या जो भी हो। अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद इस देश में रसायन और खादों के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगती थी, वो लंबी-लंबी लाइनें बंद हो गई। अब फिर से लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। देशवासियों को ज़रा मैं बताता चलूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। तो बतौर मंत्री हर बार वो असफल साबित हुए हैं और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाजपा ही खुद ही समझते हैं कि कैसे अध्यक्ष है। बस इतना ही मैं दर्शकों को याद दिला रहा था कि वो सिर्फ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही नहीं है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स।
चलिए किसी न किसी को खाद दे देंगे, विपक्ष को दे देंगे या फिर किसी और को दे देंगे। अब उन्होंने खाद बाँटी है, किसके हिस्से में आएगी, किसकी फसल लहला जाएगी। कई बार कहा गया था चुटकुलों में और कवियों ने कहा कि इंदिरा गांधी वो क्षमा चाहेंगे, सोनिया गांधी की तो फसल ही बर्बाद हो गई। तो हो सकता है कि वो उस फसल में खाद-वाद लगा रहे हों, क्योंकि लहला उठेगी विपक्ष की फसल, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। दर्शकों से यही अपील कि ऐसी खबरों को आगे बढ़ाइए और संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा की इन वीडियोज़ को देखते रहिए। हम उन तथ्यपरक खबरों पर बातचीत करते हैं, जिनके सबूत होते हैं। हम हवा में कोई खबर नहीं करते हैं, ना हम अपनी खबरों में किसी की सरकार गिराते हैं, ना हम किसी की सरकार बनाते हैं। हमारा काम है जो खबरें मिली हैं, उन पर बातचीत करना। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। संतोष पाठक जी, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।